शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत लगभग 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। इस पत्र में वकीलों ने कहा है कि एक विशेष समूह देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में लगा हुआ है। इन वकीलों ने सीजीआई को लिखे पत्र में कहा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनमें या तो नेता जुड़े हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पत्र में कहा गया है कि यह समूह अपने पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की प्रशंसा या फिर आलोचना करता है। असल में यह ग्रुप माई वे या हाईवे वाली थ्योरी में यकीन करता है और इसके साथ ही बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इसी ग्रुप की गढ़ी हुई है। वकीलों का कहना है कि इस खास ग्रुप कई तरीकों से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास भी करता है और जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित स्वर्णिम काल के संबंध में गलत नैरेटिव पेश करने से लेकर अदालतों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना और न्यायालयों में जनता के भरोसे को कम करना शामिल है। तो स्वर्णिम काल के संबंध में गलत नैरेटिव पेश करने का जिक्र क्यों किया गया इसमें, तो वो भी दरअसल आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में शराब घोटाले में गिरफ्तार की गई बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और उस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के कविता की जमानत की मांग कर रहे थे। लेकिन तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था और इस पर सिब्बल नाराज दिखे थे। सिब्बल ने कहा था कि इस मुवक्किल को वापस हाई कोर्ट न भेजा जाए। सिब्बल ने यह भी कहा था कि केवल एक अनुरोध, कृपया मुझे उच्च न्यायालय वापस जाने के लिए ना कहें, देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भावुक मत होइए, हम विजय मदन लाल की चुनौती सुन रहे हैं। जमानत के मामले में जितना उचित है, हम बहुत स्पष्ट हैं कि आपको ट्रायल कोर्ट से गुजरना ही होगा। हम सभी स्पष्ट हैं कि केवल इसलिए कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति है हम राहत नहीं दे सकते। इस पर कपिल सिब्बल भड़क गए थे और उन्होंने कविता के बचाव करते हुए कहा था कि एक बात कहूं क्या, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कोर्ट के अंदर ये बात उन्होंने कहा। इस न्यायालय का इतिहास लिखा जाएगा और यह कोई स्वर्णिम काल नहीं होगा। तब न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब देते हुए कहा था, चलो देखते हैं। अब माना जा रहा है कि 600 वकीलों की चिट्ठी में जिस स्वर्णिम काल का जिक्र किया गया है वो सिब्बल वाला ही केस है और अप्रत्यक्ष रूप से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों को खास ग्रुप कहा गया है जो अधिकतर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं का अदालतों में बचाव करते हैं। बहरहाल इस पत्र में बड़ी चिंता जाहिर की गई है जिसके क्या मायने हैं आज हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पत्र लिखने वालों में से एक वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा जी को। पहले नॉट मोर देन 500, मोर देन 600 हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को बताया है कि जिस ढंग से खास करके चुनाव का समय चुना गया है चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने, जो भी सेंसिबल लॉयर्स हैं, आप पूरे देश से हम लोगों को आया कि भाई ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, तो हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि इस सब जो भी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ऐसे चीज़ों का ध्यान संज्ञान न ले, जुडिशरी अपना काम अपने ढंग से करे। क्या लगता है सर, जो लोग ये कर रहे हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं कहीं से? निश्चित जो भी मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, चूंकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने का ये प्रयास है। तो आप सुन रहे थे मनन मिश्रा जी को। आपको बता दें कि 600 से ज्यादा वकीलों ने, जिन वकीलों ने यह पत्र लिखा है जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें एक मनन गुप्ता भी हैं, मनन मिश्रा जी भी हैं, माफ कीजिएगा। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, रुक करेंगे। बड़ी खबर है, वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी का भी अब पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। दूसरों को धमकाना और धमकाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय को लेकर के भी टिप्पणी की गई। वे देश के प्रति प्रतिबद्धता से बच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने लिखा है, दूसरों को धमकाना और धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी और आगे उन्होंने लिखा, वे बेशर्मी से अपने स्वार्थ हितों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से दूर रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें खारिज कर दें। तो बड़ा बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अब इस पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने ये टिप्पणी की है सोशल मीडिया, सोशल हैंडल एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। और ये बात आपको बता दी, जो चिट्ठी आई है सामने, सार्वजनिक तौर पर जो पत्र सामने आया, इस पत्र पर टिप्पणी की, लेकिन कांग्रेस को आड़े हाथ दिया, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पत्र आया सामने और इस पत्र में जो चिंता जाहिर की गई है, इस चिंता के मायने क्या हैं, क्योंकि बड़ी चिंता जाहिर की गई है। एक बड़ा समूह, बड़े वकीलों ने इस पत्र को लिखा है सीजेआई साहब को। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में बीडी नवी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। और शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये जो पत्र लिखा गया है, क्योंकि अब जाएंगे कांग्रेस बीजेपी पे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेगा ही, मुझे मालूम है। तो मैं आपसे समझ लेता हूं कि जो 600 से ज़्यादा वकीलों ने जो ये पत्र लिखा है, जिस पर अपने साइन किए हैं, क्या मायने हैं इसके? बड़ी चिंता जाहिर की गई है, जजों पर दबाव बनाने की बात की गई है, जुडिशरी को बदनाम करने की बात की गई इस पत्र में। ये तो जो निरंतर कुछ गतिविधियां चल रही हैं उसको हम सभी नोटिस कर रहे हैं, उसी पर ये टिप्पणी है मूलतः। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति इस कदर हावी है, तो हर एक क्षेत्र पे जो है अपना एक चंगुल में हर एक क्षेत्र को अपना रखना चाहती है, ऐसा लगता है। मीडिया भी प्रभावित होता है, वकील भी प्रभावित होते हैं, और सारे क्षेत्रों को वो अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है। इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हर जगह राजनीतिक जो विभाजन है वो नजर आता है। वो मीडिया में भी नजर आता है कि रिपोर्टिंग में आप देखिए, कोई भी चैनल खोलिए तो एक हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजनीतिक रूप से किस तरफ इसका झुकाव है। वैसा ही वकीलों के बीच भी है। और इसका बड़ा कारण आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो वामपंथ और समाजवादी जो प्रभाव रहा है उसकी एक टेक्निक रही है। वो हर एक जगह जो है अपनी पकड़ बनाता है, अपने लोगों को भरता है, या वहां पे जो लोग हैं उनको अपने इससे प्रभावित करता है और उनको फिर अपने हर एक कार्यक्रम में साथ लेता है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि जब आप एक वकील के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके जो राजनीतिक आग्रह या राजनीतिक जो आपकी समझ है, उन सब चीजों का प्रभाव वहां पे नहीं होना चाहिए। वहां पे कानून के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा गया है या कोई भी अपराध का मामला वहां आता है तो कानून की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से, आम जन की सुरक्षा की दृष्टि से उसका जो विभिन्न पहलू हैं उस पे आपको बहस करनी चाहिए। जब इस तरह की राजनीति जब होने लगती है जो कि हर एक जगह अपना कब्जा चंगुल में हर फील्ड को रखना चाहती है, तो वहां पे फिर ये मायने खत्म हो जाते हैं कि क्या आपने चोरी की है या नहीं की है। आप फलाने जो प्रभावित
दल है या राजनीति क्षेत्र है उससे संबंधित अगर है तो आपके बचाव के लिए हम काम करेंगे, और नहीं है तो फिर आपको फंसाने का हम काम करेंगे। इस ढंग से एक जो विभाजन है वो वहां पे साफ साफ नजर आता है, और इस चीज को हमने बहुत महसूस किया है कि आप देखें वकील किस तरीके से अपने जो चहेते लोग हैं या जिन राजनीतिक पार्टियों से उनका रुझान होता है, जिनसे उनका संबंध होता है, उसको बचाने के लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं। और अब इसका इतना ज्यादा असर है, हम केवल आज की बात नहीं कह रहे नहीं, लेकिन इसका हम ये भी एक पक्ष मान सकते हैं अमिताभ जी कि वकीलों का ठीक है वो पेशा है, वो जो भी उनका क्लाइंट है उसके पक्ष में वो बात रखेंगे, लेकिन बात यहाँ पर चिंता ये जाहिर की गई है कि जुडिशरी को प्रभावित करने की बात की गई है, जजों पर दबाव बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जुडिशरी प्रभावित है। हाँ, ऐसा कैसे होता है कि लोग सालों एक सुनवाई के लिए तरसते रह जाते हैं और लोगों को घंटों में मिल जाता है टाइम। ऐसा क्यों होता है? रात 10 बजे कोर्ट खुल जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर प्रभावित नहीं है तो वो सबको समान रूप से ट्रीट करें। एक एक केस दायर करने के बाद ऐसी बहुत सारी याचिकाएं हैं, सालों से उनका नंबर नहीं आता है। हमारे एक मित्र 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की, उसका टाइम ही नहीं देते ये लोग। कैसे ये सब हो सकता है? ठीक, प्रभाव वहां पे देखा जा रहा है। अब उसमें सुधार की जरूरत महसूस कर रहे हैं, खुद वकीलों में लोग महसूस कर रहे हैं। उसका परिणाम है इस पत्र का आना, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो प्रभाव जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा हावी हो रहा है। ठीक, अभी आपने सुना ना केजरीवाल के पक्ष में वकील भी प्रदर्शन करने वाले थे। ये सब क्या है भाई? संगठन है, अब तो सभी के अपने अपने फ्रंट हो गए ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी के अपने अपने अलग अलग फ्रंट है, वकीलों का अलग फ्रंट है अपना। तो अब ये सब पार्टी को समर्थन करते हैं तो वो बचाव में आंदोलन भी करते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं, यही वजह होती है। पार्टी का समर्थन अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का कीजिए, ठीक बात, लेकिन आप पैसे से कोर्ट में जब आप आ रहे हैं जी, आपके पास ही आ रहे हैं, तो वो अपराधी जो है वो किसी भी दल का है, उसको अपराध की दृष्टि से उसके कार्य का अपराध को देखना है। देश के प्रति, देश के कानून के प्रति और समाज के प्रति हमारी वहां पे उसकी क्या जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। यस जी, अमिताभ जी को आप सुने, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर टिप्पणी आ गया। अभी हमने आपको बताया कि वो तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। योगेश जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस देश में कंटेंट बन के रह गए, उनकी बात जाने दीजिए, ठीक है। अब रहा सवाल इनका, ये जो पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, इनकी ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट हम कितनी सुने। ये जो बात आज कह रहे हैं, ये सवाल कभी हमने भी उठाए होंगे, आम जनता ने भी उठाए होंगे। जब जज लोया साहब का मर्डर हो गया, जब झारखंड में ऑटो वाले ने जज साहब को मार दिया, तब भी ये सवाल उठे होंगे कि उन पर कोई गंभीरता से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, या मामला दब गया है, या न्यायपालिका खतरे में है। तब तो ये हरीश साल्वे और ये तमाम लोग, आदेश अग्रवाल और मनन मिश्रा खुद आदेश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के चीफ हैं, मनन अग्रवाल जो हैं वो भी ऐसे ही बार काउंसिल के चीफ हैं। ये इतने बड़े बड़े वकील हैं कि ये देश के बड़े बड़े मामलों में। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। मेरा ये स्काइप कट गया है, इसको दिखवा दीजिए। आवाज आ रही है फिलहाल। तो इतने बड़े बड़े मामलों में ये लोग जब अपने बीडी नवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। बीडी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। यस जी, आपको आवाज आ रही है? जी चलिए, यस जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। यस जी, आपकी कनेक्टिविटी ठीक करवा रहे हैं। बीडी जी, आपसे ही जान लेते हैं, ये जो पत्र आया है, 600 से ज्यादा वकीलों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए हैं और बड़ी चिंता जाहिर की है। आप इस पत्र को कैसे देख रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जो हालात हम देख रहे हैं कंट्री के अंदर, जिस अंदाज से न्यायपालिका पे प्रेशर भी है, और हमने देखा कि पिछले कई सालों में एक जज का मतलब एक मर्डर ही कहा जाएगा वो भी हुआ, और हमने देखा कि कुछ केसेस में हमने देखा कि राहुल गांधी एक केस में सुप्रीम कोर्ट से जाके, एक मामूली केस में सुप्रीम कोर्ट से जाके न्याय मिला,
और हमने ये देखा कि अर्नब गोस्वामी को उसी वक्त बेल मिल गई, एक ही दिन में बेल मिल गई। तो ये जो फैसले इस तरह के रहे, तो पब्लिक में परसेप्शन है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं प्रेशर में है, इसलिए लोग अपने एंगल से लेटर लिखते हैं। उन्होंने क्यों लिखा है ये तो वो जाने, लेकिन ये बात सही है कि पॉलिटिकलाइज काफी हद तक जुडिशरी को किया जा रहा है। प्रेशर में हर आदमी, जो भी लोग हैं, चाहे मैं गवर्नेंस में हो या पोजीशन में हो, कहीं कहीं ऐसा है कि उन्होंने ऐसा किया है जो गलत है। हमारी जुडिशरी को फेयरलेस रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है और किसी भी प्रेशर को नहीं मानना है। आप इस न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको लंबा अनुभव भी है इसका। तो क्या ये स्थिति फिलहाल अभी वर्तमान के हालातों में बनती नजर आ रही है या पिछले अरसे से ये स्थिति चली आ रही है, यही हालात हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले सालों से हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर हुआ है। प्रेशर कहीं ना कहीं रहता था। देखिए, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी हर ऑर्गन की है, जुडिशरी की भी है। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी जो है पब्लिक को भी है। पब्लिक को डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक को ये इत्मीनान होना चाहिए कि हमें न्याय मिलेगा। तो वो सब चीजें अब आजकल सुप्रीम कोर्ट में किसी का आदमी का, एक मामूली आदमी का तो तस्वुर नहीं कर सकता वो सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट कर सके, हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर सके, गरीब आदमी कंटेस्ट कर सके। इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से हमारी न्यायपालिका जूझ रही है। रिफॉर्म हुए हैं किसी हद तक, लेकिन वो रिफॉर्म नाकाफी हैं और आम आदमी की रीच से जुडिशरी थोड़ा बाहर है। बड़े हायर जुडिशरी जिसको हम कहे, अभी बहुत बड़े बदलावों की जरूरत है आपकी बातों से साफ झलकता है कि जरूरत है। हाँ, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। यस जी, आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है जी, अपनी आवाज आ रही है? हाँ। तो देखिए योगेश जी, हरीश साल्वे इतने बड़े लॉयर रहे हैं, हमारे सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं और उसके बाद जाके इंग्लैंड में किंग्स काउंसिल बन गए। उसके बाद उन्हें क्या अधिकार रह जाता है भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने का? कल ही एक मामले में जब सरकार कह रही थी कि भाई विदेशी जो है वो हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें, तो हरीश साल्वे कहां से आ गए? क्या इस देश में हमें ये नहीं लगता है कि एक दूसरे देश का काउंसिल बना हुआ व्यक्ति हमारे मामलों में इंटरफियर कर रहा है? ये गलत है। उसके बाद ये मनन मिश्रा जी, ये 6 बार ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनअपोज यानी कि बिना किसी विवाद के निर्विवाद चेयरमैन बने। उसके बाद ये ऐसा कह रहे हैं कि भैया न्यायपालिका खतरे में है, तो क्या खतरे में लाने वालों ने ही इनको वोट दे के चेयरपर्सन बनाया है? उसी तरह आदेश अग्रवाल समलैंगिक शादियों के मामले में साफ खड़े होकर बोलते हैं कि भाई हमारी जो देश की सरकार है वो इस तरह के पाश्चात्य विचार को देश में नहीं आने देगी। उसके बाद उनको न्यायपालिका खतरे में लग रही है। तो ये मूर्खतापूर्ण नाटकीय स्क्रिप्ट कब तक चलेगी? इन लोगों को, हरीश साल्वे को ये पत्र लिखना तब याद नहीं आया जब इनकी तीसरी शादी में भगोड़ा ललित मोदी नागिन डांस कर रहा था, तब एक लेटर लिख देते कि भाई ये भगोड़ा यहाँ पे है, आके पकड़ लीजिए, देश की न्यायपालिका खतरे में है, ये आदमी पैसा लेके भागा है, यहाँ आया है। तब तो किसी को याद नहीं आई। और अगर इनको सही मायने में न्यायपालिका का मान रखना है तो इन्होंने क्यों नहीं, जब चुनावी बॉन्ड जैसा बड़ा घोटाला खुल के सामने आया और माननीय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उसको असंवैधानिक करार दिया, तब क्यों नहीं वकीलों की इन्होंने एक रैली निकाली कि भाई ये देश में गलत हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो, ये कानून गलत लाया गया, भाजपा को जवाब देना चाहिए। ये रैली निकालना वकीलों का कब से काम हो गया जी? भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि वकील किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं वकील उस पक्ष में भी बोल दें, क्या दिक्कत? नहीं, उन्होंने वकील, उसको आप फिर से पढ़िए, उन्होंने वकील के साथ उसमें उन खासतौर पर उन वकीलों का जिक्र किया है जो पॉलिटिशियन है, जो नेता भी हैं, वकालत भी कर रहे नेता भी हैं, जिस बात का भी अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे। योगेश जी, गौरव भाटिया भी नेता हैं और वकील भी हैं। तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के ही नेता। प्रधानमंत्री ने तो नाम लिया योगेश जी। हाँ, प्रधानमंत्री को क्या जरूरत? हाँ, बीजेपी पर, आप बीजेपी पर सवाल खड़े करिए ना। आपने तो कहा कि अब जो मनन जी को आप कह रहे हैं कि वो निकालें, रैली निकालें, या अन्य जो जिन वकीलों ने इस पर हस्ताक्षर किए वो रैली निकालें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं। कायदे से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार मान चुकी है कि बेरोजगारी का कोई हल नहीं है उनके पास। उनको इस्तीफा देके रोज अपना दरबार लगा के वहां नाटक ड्रामा करके खुश रहना चाहिए, देश को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूं, मुख्य जो आज का मुद्दा है वो ये है कि ये जो 600 वकील हैं, इनको अपने साथी माननीय न्यायाधीशों की हत्या पर यह पत्र लिखना याद नहीं आया। इनको ये याद नहीं आया कि आधी रात को, 4 बजे रात को कोर्ट खुलवाने वाला कौन है, उसके खिलाफ लिखना याद नहीं आया। आज उनको याद आया है
क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले खुलते जा रहे हैं और जिस दल के नेता लिप्त पाए जा रहे हैं वो हैं जो देश को 10 साल से झूठ बोल बोल के चूना लगा रहे हैं। इसलिए इनको लिखना याद आया है। हरीश साल्वे जी कितना पैसा चार्ज करते हैं एक हियरिंग का, विदेश में जाके काउंसिल बने हुए, उसके बाद यहां आके दखल देते हैं। किसी भी वकील या जज पैसे के मामले में तो बात ही मत करिए, डॉक्टर और वकीलों के बारे में तो बात ही मत करिए। पैसे का आपने जो जिक्र किया तो सभी बड़े बड़े वकीलों की ऐसी फीस है। रत्नाकर जी जवाब दीजिए। योगेश भाई जी, मैं अभी अपने साथी पैनलिस्ट लोगों की बातें सुन रहा था और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के जीवंत लोकतंत्र में न्यायपालिका ने हमेशा मजबूती देने का काम किया है और न्यायपालिका पे सारे लोगों को भरोसा रहता है और जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं और अपनी फरियाद करते हैं और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के और वो न्याय देने का काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जिस तरह से कमिटेड जुडिशरी का एक ट्रेंड इनका चला आ रहा है कि जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए कांग्रेस पार्टी को, मतलब कांग्रेस पार्टी जिस भी चीज को अगर सही कहे तो न्यायपालिका उससे प्रभावित हो और उसकी बातों को सही ठहराए। अब ये बताइए कि भारत को मजबूत करने के लिए तमाम फैसले न्यायपालिका ने लिए, जिसमें राम मंदिर का भी फैसला था, 370 हटाने का भी फैसला था, 3 तलाक का भी फैसला था, तमाम फैसला जो है लिया गया। उन सारे फैसलों का विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया विरोध? क्योंकि इनको उसमें राजनीतिक लाभ मिलता है। अरे न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया जाता है, आप उनका विरोध कर रहे हैं कि यह दर्शाता है कि आप उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि 600 वकीलों ने लिखा, दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे फ्लोट करते हैं किसी भी रत्नाकर जी अभी आपने बाकी रैलियों में जाकर बीडी नवीद जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर है राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है न्यायपालिका में, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया तो अब मेरे जहन में आ ही गया है तो मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पदमुक्ति के बाद राज्यसभा के लिए नामित कर दिया जाता है और यह कहा जाता है उस वक्त कि उन्हें अयोध्या मामले में यह फैसला जो दिया गया उसका पुरस्कार मिला है। दूसरी तरफ अरे सुनिए ना, अरे साहब सुनिए ना, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया, ठीक है, मैं बता रहा हूं। और ये अरे तो आ रहा हूं रत्नाकर जी, आ रहा हूं। आप बताइए जनता, अच्छा मैं जनता की बात कर रहा हूं, कांग्रेस छोड़ दीजिए, मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता के मन में संशय क्यों ना पैदा हो, एक सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं वो पदमुक्त होते हैं और उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है, संसद भेज दिया जाता है, क्या जरूरत है? दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। किसको नहीं शक हो भाई, क्यों नहीं शक होगा? कोई भी राजनीतिक दल में अगर कोई न्यायाधीश जाता है तुरंत, संदेह वाली बात नहीं है, संदेह नहीं होना चाहिए इस पर। आम जनता कैसे विश्वास कर ले कि आप किसी पार्टी के अधीन नहीं हो, आप किसी पार्टी के पक्षकार नहीं हो, आप न्यायाधीश हो। जवाब दे देता हूं। देखिए योगेश जी, किसी भी पूर्व जज को अगर राज्यसभा भेजा गया है या कोई पद दिया जाता है तो ये कोई पहली बार ऐसा तो इतिहास में हुआ नहीं। इसके पहले कांग्रेस शासनकाल में भी इस तरह की चीजें हुई है। तो और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो चाहे कोई जज हो, ये देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने जो है चुनाव लड़ने के लिए। तो वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी आकर के और चुनाव लड़ सकता है। उस पर आपत्ति दर्ज कराना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं, न्यायपालिका के उस निर्णय को भूल जाते हैं जब इंदिरा गांधी की सांसद की सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया गया था। और उस समय कायदे से तो इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, उन्हें न्यायपालिका का सम्मान किया नहीं। उन्होंने देश को इमरजेंसी दिया और लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। तो न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया।
आज न्यायपालिका को इनके हिसाब से अगर कुछ निर्णय होते हैं देश में, मतलब तो न्यायपालिका परिपाटी ने अच्छा कांग्रेस ने निर्णय डाल लिया। दी तो उसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप ये स्वीकार रहे हैं। जो परिपाटी कांग्रेस ने डाल दी है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, और आपने कहा कि अधिकार है। सुनिए, आपने कहा ये चुनाव, ठीक है, मैं अच्छा इसी का सवाल ले लेता हूं, अमिताभ जी से समझ लेता हूं, इसी को जवाब ले लेता हूं। अमिताभ जी, ये सच बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में, आ रहा हूं यस जी, आ रहा हूं आपके पास, प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि जनता तय करती है, जनता चुनती है कि इस विधायक की कुर्सी पे या सांसद की कुर्सी पे बैठेगा नहीं बैठेगा। लेकिन हाईकोर्ट का वकील, हाईकोर्ट का जज, जब हाईकोर्ट का जज कोई बनता है तो मुझे लगता है 50 साल उसकी उम्र हो जाती होगी, 50 साल से नीचे तो नहीं बनता होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है तो 60 साल उसकी उम्र लगभग रहती होगी, इससे नीचे नहीं रहती होगी। हमारा देश, भारत देश युवाओं का देश है, और राजनीतिक पार्टियां इस बात को मानती हैं कि युवा प्रतिनिधित्व करेंगे हमारी पार्टियों को, तो किस बेस पे राज्यसभा भेज दिए? और राज्यसभा में कौन सी जनता चयन करती है? आप लोकसभा विधानसभा की बात करिए, ठीक है, हम मान लेते हैं एक बार, राज्यसभा में किस जनता ने आपको चयन कर लिया? जनता ने आपको राज्यसभा भेज दिया। अच्छा, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। पहले जरा मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस के आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बड़ा ही वो अजीब ढंग से वो पेश आ रहे हैं, बड़े निम्न स्तर में बातचीत कर रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पिछले 1-2 सालों में शायद पहली बार इस तरह की समस्या पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि घिसी पिसी स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट पे बातचीत ही नहीं हुई है पिछले 1-2 सालों में अभी तक, और इनको लग रहा है कि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं और घिसी पिटी बात। व्यक्तिगत आक्षेप से बचे, सब्जेक्ट पे बात करें, नहीं समझ में आता है बिल्कुल, तो थोड़ा डिस्कशन करके आया करें और पढ़ के आया करें। चलिए, नहीं यस जी से मैं नहीं करेंगे। बता दूं, राज्यसभा में नॉमिनेशन का जहां तक बात है, इसमें देखिए एक रिस्ट्रिक्शन जरूर है, कम से कम रिटायर होने के 2 साल बाद ऐसा अवसर दिया जाता है, और उसमें जो भी करता है, गलती करता है, वो गलती कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है। लेकिन राज्यसभा, देखिए राज्यसभा ऐसा सदन है, वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, कलाकार हैं, वकील हैं, लेखक हैं, उन्हीं लोगों का राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है। सर मैं नहीं मानता हूं, कतई नहीं मानता हूं। मैं नाम अभी बता दूंगा, मैं बता दूं, अभी पिछले 3 महीने के अंदर की घटना है। मैं एक राज्यसभा सांसद से मिलने गया, दिल्ली की बात बता रहा हूं, मैं उसके आवास पर उससे इंटरव्यू करने गया, तो उसको यह नहीं पता था कि लोकसभा में सीटें कितनी है, और 3 बार का विधायक और 2 बार से सांसद है वो व्यक्ति, उसको यह नहीं पता कि लोकसभा में सीटें कितनी है। और ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कैमरे में है सर, इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है राज्यसभा में भी अब राजनीतिक जो है नामांकन करने लगे हैं। वो इसलिए नामांकन नहीं होता, राज्यसभा का जो स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए उस लेवल के लोगों को रखने की बजाय जो उनके राजनीतिक, जो उनकी ये है धारा है, उसके समर्थक लोगों को भर्ती करने में लगे हैं लोग। अब वैसे सम्मान नहीं दिया जाता कि समाज में जो एक बौद्धिक प्रबुद्ध वर्ग है उसको वहां पे जगह दिया जाए, और विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, ताकि उनके भी विचार सामने आ सके, संसद में आ सके। उसका कारण ये होता था, वहां पे लोकसभा में चुनाव लड़ने में निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन वहां पे जब प्रबुद्ध और बौद्धिक लोगों को जब भी आप तलाशेंगे ना, तो उसमें आप थोड़े से उम्रदराज लोग ही होंगे। सर, लेकिन ये कहना जरूरी है कि रिटायर होते ही किसी को राज्यसभा में नामांकित करना बताता है कि कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी ने उसको नामांकित किया है उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है उसको लाभ पहुंचाने में, जबकि इस पे रोक लगी हुई थी। लेकिन सर तो ये बात सही है सर, हम लोकसभा के लिए भी मेरे सवाल हैं। अगर किसी न्यायाधीश को लोकसभा या विधानसभा के लिए भी टिकट दे रहा है तो मेरे पर्सनल आक्षेप हैं। वजह यह है कि देश में प्रबुद्ध लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग पड़े हुए हैं इस देश में, एक से इंटेलिजेंस लोग पड़े हुए हैं। लोगों के पास पैसे का अभाव है, वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। आप खोजिए ना, आपको 1 सेकंड में लोग मिल जाएंगे। यस जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। योगेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई करके आया हूं और मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं लगाया। मुझे आपके जैसे कई लोग मिले हैं जो एक ही बात बार बार अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो मैं घिसी पिटी स्क्रिप्ट सोच समझ के बोल रहा हूं। आप चाहें तो थोड़ा सा और गहराई से किसी तरह की नैतिकता को जगा के आ सकते हैं। या जी देखिए, ये देखिए पर्सनल नहीं योगेश जी, मैं अपनी बात अपने विचार होते हैं, और मैं जिसको भी बुलाता हूं, अगर आपको उसके विचार नहीं है तो वो सही कह रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी आप पे पर्सनल आक्षेप नहीं लगाएंगे। जी
मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं हूँ, हाँ। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। व्यक्तिगत नहीं हूँ मैं, कई लोगों को सुन चुका हूँ, यहाँ भाजपा वाले भी बैठे। ठीक है, अच्छा अब मुद्दे पे आइए, जैसे अपने मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात रखिए। न्यायाधीशों की जो सैलरी होती है हाँ। वो सीधे खजाने से आती है, ताकि उन पर किसी भी तरह का दबाव ना हो। ये मैंने बहुत पहले अपनी पढ़ाई में पढ़ा है, ये न्यायाधीश महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं। वो इसीलिए है ताकि सरकार, विपक्ष या किसी भी तरह का कोई भी जो व्यक्ति है या किसी तरह की ताकत है, वो जज पर या न्यायपालिका पर कोई दबाव ना बना सके। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल के ये जो अभी हाल ही में हुआ है, गंगोपाध्याय जी, उन्होंने तो साफ साफ बेशर्मी से बोल के किया है कि भाजपा वालों के संपर्क में मैं हूं, भाजपा वाले मेरे संपर्क में हैं और मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद एक दिन का भी रास्ता नहीं देखा। आप मत सवाल उठाइए सर, यास जी। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं आप, क्योंकि कांग्रेस अगर सवाल उठाती तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं योगेश जी। तो अब सुन लीजिए, देखिए अगर बीडी नवी जी कुछ कहते हैं, अगर अमिताभ जी कुछ कहते हैं, तो मुझे लगता है कि या कोई और व्यक्ति होता, आम नागरिक होता, वो सवाल उठाता तो अच्छा लगता है। कांग्रेस इसलिए ने सवाल उठाया। देखिए सुनिए, क्योंकि अरे सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना क्यों ना उठाए। देखिए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस सवाल उठाती है ना, तो भी गलत है, क्योंकि उसका भी ऐसा ही इतिहास है। 1987 रहा है, सुन लीजिए ना। 19 अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, अरे मैं बता रहा हूं, अब सुनिए ना, सुन तो लीजिए। सुनाइए। 1987 में कांग्रेस ने जस्टिस बहरुल इस्लाम को जज बनाया था, और बहरुल इस्लाम 1962 और 1968 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद थे। उसके बाद उन्होंने तो असम विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, हार गए थे असम में, और 68 वाली के 6 साल कार्यकाल वाली राज्यसभा सांसद के बीच में 4 साल के बाद 1972 में अपने पद से इस्तीफा दिया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बन गए। बाद में हाईकोर्ट से इस्तीफा देकर फिर से राजनीति में वापस आए, सुनिए तो, और चुनाव नहीं लड़े। और 1980 में इंदिरा गांधी ने सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। इसके बाद इस्लाम ने बिहार के तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्र के पक्ष में एक विवादित फैसला भी दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर से राजनीति में आए योगेश जी, और 1983 में कांग्रेस ने फिर राज्यसभा भेज दिया। हाँ ठीक है, सब कांग्रेस तो परिपाटी तो, अरे तो मैं तो बता रहा हूं ना, आप बताइए ना, आप पहले कांग्रेस में कोई उदाहरण ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं दावे से कि किसी भी जो भी आपने अभी नाम लिए, उनमें से किसी ने भी ये तो नहीं कहा ना कि भैया हम इस पार्टी के संपर्क में हैं, पार्टी हमारे संपर्क में है, आज जज की कुर्सी छोड़ी और शाम को पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो नहीं हुआ कि हमारे महान एक जो व्यक्ति हैं, जो अपनी मर्जी से कोर्ट आते जाते हैं और राज्यसभा आते जाते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही खास तरह का आरोप लगा हो और अचानक गायब हो गया हो। ये तो नहीं हुआ। हरीश साल्वे जी, मैं बता चुका हूं, इस समय इंग्लैंड के भी वकील बने हुए हैं और आपके भी वकील बने हुए, आपके मतलब भारत में किसी के। ऐसा तो नहीं किया ना कांग्रेस ने। आज सवाल ये उठता है कि जब जजों की हत्या पर किसी ने पत्र नहीं लिखे, तो आज क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गया है, अचानक इनको 600 लोगों को याद आ गया। क्यों भाई, आज ही क्यों याद आया? पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना टिप्पणी दी थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ सरकार को। मणिपुर 11 महीने हो रहे हैं योगेश जी, सुप्रीम कोर्ट जून से लगातार नजर रखे हुए, क्या सरकार पे कोई असर हुआ? हरीश साल्वे ने कोई पत्र लिखा? नहीं लिखा। और हमारे मोदी जी को तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आप भी कांग्रेस को कोसना, बस उनसे पूछिए ना। चलिए, राजनीतिक दलों को मैंने कहा, मैंने केवल आपके लिए नहीं कहा था, मैंने राजनीतिक दलों दोनों के लिए कहा था, ना तो आप ना तो बीजेपी, क्योंकि राजनीतिक दल लगभग एक ही जैसे होते। एक सेकंड आ रहे हैं, बीडी नवी जी से जरा कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि अमिताभ जी ने कम्युनिस्टों का भी पहले जिक्र किया था शुरुआती दौर में। मेरा नाम है बीडी नकवी। बीडी नकवी जी, देखिए नाम सही करिए भाई, आप नाम गलत लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा नकवी साहब। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। नकवी साहब, मैं बता नकवी साहब, नहीं अच्छा बात ये है, आप मुझे अच्छी बात ये लग रही है योगेश जी कि आपने बहुत रिसर्च की है, बहुत अच्छा लगा मुझे नकवी साहब। सवाल यहाँ पर आपने पुराना भी जिक्र किए, नए जिक्र भी है, लेकिन आजकल के जो हालात है ना, उसके अंदर हमने देखा गुजरात हाई कोर्ट में लेडी जज ने राहुल गांधी के केस को सुनने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ प्रेशर, दिस एंड दैट। ये सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस सी हो रही है। कुछ स्टैंसेस जरूर हैं पुराने, मैं मानूंगा आपकी बात और आपकी अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी जो पत्रकारिता है उसमें एक इंडिपेंडेंस है, जो आज किसी भी चैनल पे, आमतौर पर जो अडानी अंबानी चैनल, उसमें मुझे नजर नहीं आती। नकवी साहब, देखिए सवाल ये होता है ना, मुझे राजनीतिक जो परिदृश्य है ना वो एक जैसा, सभी का जो चाल चरित्र है वो एक जैसा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, मुझे सब एक, मुझे पर्सनल एक जैसा लगता है। और अभी अमिताभ जी ने कम्युनिस्टों का जिक्र किया है, तो चाहे कांग्रेस या कम्युनिस्ट, दोनों ही दलों ने नेताओं को जज बनाया है।
और अगर ये किसी विचारधारा की जी, बात जी। करते हैं तो ये तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पिछले 70 साल देखिए, से बाबरी मस्जिद सबसे केस अधिक में समय जो तक इन्होंने 2 जज शासन किया गवर्नर है। बने, और अगर तो कोई बिल्कुल सिद्धांत कुछ इन्होंने एक तय कर रखा गवर्नर है बने, तो एक दूसरी तो पार्टियां तो राज्यसभा उसका मेंबर बने, उपयोग करेंगी ना। इससे एक अच्छा मैसेज नहीं गया। लेकिन चीजों जब को ज्यूडिशरी लगा की कि बात आती है कमिटेड सर, जुडिशरी हो रही है हमारी। ठीक है, वही मैं बात बात कर रहा हूं, जब ज्यूडिशरी जी। की बात आती है तो निष्पक्षता की बात आ जाती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, मोटो भी है, बिल्कुल। यतो धर्मः ततो जया, मतलब जहां धर्म है वहीं विजय है। जी जी बिल्कुल। हाईकोर्ट के लिए सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन जी। उसका मानक क्या है, सवाल ये खड़ा हो जी, जाता है। जी। क्या जज और ब्यूरोक्रेट्स को जी, जी, राजनीति जी। में आना चाहिए या नहीं, सवाल ये खड़ा हो जा रहा है सर, और खासतौर पर जजों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बहुत जरूरत है डेमोक्रेटिक सर्वाइवल की, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जजों को ईमानदार, इंटेग्रिटी और निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, तभी एक अच्छा मैसेज जाएगा। कुछ जजमेंट जरूर आते हैं, ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आया, बहुत अच्छा जजमेंट आया, लेकिन कई जजमेंट ऐसे हैं जो मैं पर्सनली महसूस करता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, रिलीफ फंड है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई फैसला प्रॉपर नहीं हुआ, जबकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट फंड की। मेरा अपना एक व्यू है इसके बारे में। और हम देखें कि न्याय कैसे हो, एक देखिए एक बड़ा हमारे स्टेट होम मिनिस्टर मुलजिम थे, वो मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो लोअर जुडिशरी का फैसला हुआ उसमें उस जज को निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, डे लाइट मर्डर एक्विटल हुआ था, उसके अंदर अपील हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको एक्विट कर दिया। अब तो ये बताइए कि इसमें एक तो गलत था, एक जजमेंट गलत था, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो या जुडिशरी का हो, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, हमें उसमें क्या राय दें। लेकिन कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस सी नजर आती हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कॉन्शियस कीपर है जुडिशरी के लोगों को कॉन्शियस के साथ चलना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। जी योगी जी। लेकिन एक सवाल यहां पर और खड़ा हो रहा है सर, क्योंकि अमिताभ जी ने अभी इससे पहले सवाल उठाया कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, उनकी हियरिंग तो एक दिन घंटे के अंदर सुनी जाती है। जो आम नागरिक है वो बेचारा 6-6 साल 5-5 साल अपनी डेट का इंतजार करता रहता है। इसको कैसे सुधार करेगी बिल्कुल ज्यूडिशरी? देखिए, अब सुधार के बाद तो यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर, सोसाइटी एज ए होल के अंदर चीजें बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हम एक पार्टी से जुड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि फैसले हमारे फेवर में आए, ये बात गलत है। कुछ फैसले अगर हमारे अगेंस्ट आ जाएं तो हम उस पर अपनी आवाज उठाएं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी पर प्रेशर नहीं पैदा करना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंस, जो कानून है उसकी व्याख्या प्रॉपर होनी चाहिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छे जजमेंट्स को, जो अच्छी बात हो। क्योंकि देखिए, थोड़ी देर को हमें अच्छा लग सकता है, गलत फैसला हमें बहुत सुख दे सकता है, लेकिन इन लॉन्ग रन सिस्टम सफर करेगा और हमारी आने वाली नस्लें, जनरेशन सफर करेंगी। हमारा ऐसा सोचना है, हम वाकई अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं। बिल्कुल जी अमिताभ जी, आपने एक बड़ी बात और कही, कम्युनिस्ट और कांग्रेस जब भी सत्ता में रहे तो इनको ये लगा कि इनके मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके कहने का मतलब भी यही था कि अभी भी विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन पक्ष में फैसला आना चाहिए, जो चाहे वही मन मुताबिक हो। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में जज को भी भेजा। जो भी सरकार में होता है, हाँ, जो भी सरकार में होता है वो अपने मन मुताबिक ही सब कुछ चलाना चाहता है। हाँ, ये कोई केवल कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा कहीं पीछे नहीं है उससे। लेकिन बात होती है कि जैसे जुडिशियरी है या जर्नलिज्म है, हम जब पत्रकारिता कर रहे होते हैं, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हम जब खबरें लिख रहे होते हैं, उस वक्त मेरा अपना व्यक्तिगत जो भी आग्रह, जो भी पसंद हो, वो सब एक किनारे रख दिया जाना चाहिए। वहां पे मुझे शुद्ध पत्रकार के रूप में निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग और खबरें लिखनी चाहिए, और जो भी किसी भी पार्टी का हो उसका वक्तव्य जब मैं दे रहा हूं तो उसी के शब्दों में मुझे सामने रखना चाहिए। वकील जब काम कर रहा है, तो जब वो केस लड़ रहा है, तो उसे न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, देश की दृष्टि से और जनता की दृष्टि से देखनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद से। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। लेकिन ये कुछ ज्यादा, खास करके कम्युनिस्टों के मामले में, ये एक स्ट्रेटेजी इनकी रही है। ये हर फील्ड को करप्ट कर देते हैं। करप्ट कर देते हैं मतलब अपने मानसिक विचारधारा से जुड़े लोगों को वहां पे बिठाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनके ही पक्ष में, उनके ही लाइन और लेंथ पर काम करेंगे और जो भी काम करना करेंगे। ये चीज जो है, ये जब घुस जाती है
ये बहुत नुकसान करती है। और उसका असर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अपने देश में सालों से देख रहे हैं, 30-35 साल से देख रहे हैं। कोर्ट हमने भी कवर किया हुआ है कुछ दिनों तक, तो उस दौरान मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे विभागों पे काम किया हुआ है, हर बीट पे काम किया हुआ है। कोर्ट में जाकर के मैंने जो महसूस किया है, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं एक कटघरा कॉलम लिखने लगा था, उसकी वजह से मुझे बीट से हटा दिया गया। अब कहां से प्रेशर आया मैं नहीं जानता, क्योंकि वहां पे मैंने देखा कि वहां पे सबसे ज्यादा करप्शन है। जज के नीचे बैठा आदमी पेशकार पैसे मांग ले रहा होता है ना, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता है जज को कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। या जी वकील के साथ जो लोग होते हैं वो उसके क्लाइंट को लूट रहे होते हैं, कुछ भी मांग रहे होते हैं। एक ऐसा वकील था जिसने एक आदमी को, जिसका बेटा गलत केस में फंसाया गया था, उसका मकान तक बिकवा दिया था। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि उस समय दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर थे पूरण सिंह, मुझे याद आ रहा है, वो स्पेशल ब्रांच में थे। मुझे बुला के उन्होंने एक लेटर दिया कि इस आदमी को देखो, पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती क्योंकि वकील अपनी मर्जी से फीस लेता है। सर समय कम पड़ जाएगा इस पर चर्चा में। कई ऐसे मामले बड़े हैं, तो मान लीजिए आप बता रहे हैं जो आपका वो है, कई ऐसे बड़े मामले हैं जिनको अदालतों के फैसले को पलटने पड़े हैं, और आखिर कहां से, उस पर बहुत डीपली चर्चा हो जाएगी, बहुत लंबा समय लग जाएगा। रत्नाकर जी, सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर सारा विपक्ष ही सब कुछ ठीक ठाक कर देगा? वो विपक्ष पर बैठा है तब भी उसी की जिम्मेदारी, आप जब सत्ता में बैठा हुआ तब तो जिम्मेदारी खैर उस पार्टी की होती ही है। आप भी कुछ करेंगे, सरकार भी कुछ जिम्मेदार है। योगेश जी देखिए, मुद्दा ये है कि आज जो है जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश कौन कर रहा है? आज जो जुडिशरी अपना काम कर रही है उसको प्रभावित करने की कोशिश कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे जैसे जो लोग हैं, जो न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है उसको प्रभावित करने के लिए ये बाहर में जब मंच पे जाते हैं वहां पे तो उनके फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा जब भी आया तो राम मंदिर का जब फैसला आया उसके बाद ओवैसी का भाषण आप हर मंच पे सुनिए, ओवैसी ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमेशा से क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि ये जो है ये सही नहीं है। तो इसका क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी पड़ेगी इनको, और न्यायपालिका जो भी फैसले लेता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले लेता है उसका सम्मान करना चाहिए। आप चाहेंगे जिस आपकी मानसिकता तो फिर बाबू बजरंगी को क्यों निकाला जेल से? न्यायपालिका चले तो वो नहीं चलेगा, अभी मोदी राज में वो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा मैं योगेश जी कि मजबूत न्यायिक व्यवस्था है ना, विकसित भारत जो है क्या आधारशिला है, और इस मजबूत न्यायपालिका को मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने किया है। बार बार उन्होंने जो है स्थापना दिवस में आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। नरेंद्र मोदी जी ने यही सारी बातें कही कि हमको न्यायिक व्यवस्था को और टेक्निकली जो है और मजबूत करना है, और उन्होंने 800 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट के परिसर को एक्सपैंड करने के लिए योगेश जी मेरी बारी आएगी, बीच में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन रंजन गोगोई साहब ने भी विदेश मंत्री के सामने, ठीक है, एक रंजन गोगोई साहब ने भी कुछ कहा था, बिल्डिंगों का हवाला दिया था, अगर आपको याद हो, और बीडी नकवी जी को भी याद होगा, और अमिताभ जी को भी याद होगा, मुझे लगता है कि आप भी देखे होंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का क्या ढांचा है हमारा, तो वो भी फिर हमें याद करना पड़ेगा ना। तो यस जी योगेश जी देखिए, ये बात नकवी जी यहाँ बैठे हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे से हम सबको बता सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है। भाजपा ने मोदी सरकार आते ही कॉलेजियम के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। उनको चाहिए था कि इनके कैबिनेट का एक मंत्री जजों की नियुक्ति में सम्मिलित हो। ये जजों ये बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यायपालिका को मजबूत करने की, जो चाहते हैं कि भाजपा नियुक्त करे, जज कौन होगा। उसके बाद ये बात करते हैं क्या मोदी जी ने कहा है कि न्यायपालिका को मजबूत करना है? अरे भैया, मोदी जी ने बाबू बजरंगी को जेल से बाहर निकाला है बिना सही प्रक्रिया के, जबकि उसको न्यायपालिका ने ही जेल भेजा था एक गंभीर आरोप में। तब कहां गए थे मोदी जी? मोदी जी को तब सुनाई नहीं देता जब मणिपुर पे 11 महीने से सुप्रीम कोर्ट आंखें लगाए थे। झूठ बोलते हैं एक मिनट बीच में नहीं रख, किसी को जमानत देना और जमानत रिहा करना ये क्या है? सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और न्यायपालिका में और सरकार में अंतर समझिए। न्यायपालिका में क्या अंतर है, सरकार में क्या अंतर है? सरकार जो है कभी न्यायिक फैसलों में न्यायिक फैसले नहीं दे सकती है। बाबू बजरंगी को जमानत देना है
कि नहीं देना है, वो न्यायिक प्रक्रिया नहीं देना है, और वो कोर्ट ने कहा है कि निर्णय नहीं लेता देना है। है। आप अपनी कोर्ट ने बुद्धिमत्ता को कहा है थोड़ा कि नहीं बढ़ाइए देना और है। न्यायिक प्रक्रिया और अरे सरकार योगेश की जी, इनको प्रक्रिया में चुप अंतर कराइए, समझिए। ठीक है, अच्छा दोनों लोगों को रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे हाँ देखिए, मैं केवल अंत में इतना कहूंगा अपनी बात में कि आज जो मुद्दा उठा है उस मुद्दे को 10 साल पहले उठ जाना चाहिए था, जब सबसे पहले जब आपकी न्यायपालिका सरकार को थी। कर्टेल करने की कोशिश शुरू हुई थी। नहीं, जब नरेंद्र मोदी आए थे। आपने कहा 10 साल तो पहले, तो आपने मैं 10 साल सबसे पहले तो पहले आपकी ये सरकार थी, कहूंगा कांग्रेस। नहीं कि मैं फिर से कह 1975 रहा में इनको हूं, करना तमाम चाहिए जजों की था। हत्या के समय हरीश साल्वे ने पत्र नहीं लिखा, देश में इतने बड़े बड़े इमरजेंसी लगा चुनाव, था उस ठीक है, इतने समय। बड़े बड़े मुद्दे, अरे चुप रहिए रत्नाकर जी, जब इतने बड़े चुप बड़े रहिए, मुद्दे मतलब हो गए, इंदिरा किसी गांधी पत्र ने नहीं इमरजेंसी लिखा। क्यों लगाया भाई? अच्छा ठीक है, रोक नहीं रहे हो इमरजेंसी इंदिरा पर नहीं गांधी जाएंगे, ने इमरजेंसी पर नहीं झंडा जाएंगे, चोरो। दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को झंडा रोकेंगे, चोर, दोनों लोगों को रोकेंगे। झंडा बीडी चोर। नकवी नहीं, दोनों लोगों की भी मुझे आवाज म्यूट करानी पड़ेगी, दोनों लोग शांत रहिए, दोनों लोगों को रोकेंगे, समय कम है, समय कम है। नकवी साहब जी, आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, ऐसा है कि वाकई मैं क्या कहूँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ। इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। हमारे सिस्टम में प्रोसीजर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड रिजल्ट जो एंड जस्टिस है उस पर कम ध्यान देते हैं, इसलिए बड़ा टाइम लगता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए, बहुत जरूरत है वक्त की, और चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरफ जाना चाहिए हमको। बिल्कुल, हमने देखा कि गुजरात मॉडल जो है, कंट्री को केरला मॉडल चाहिए। ये बात हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि कम्युनिस्टों के बारे में, ये हर जो विचारधारा के लोगों को लाने का चलन चल गया है वो गलत है। लोगों को कॉन्शियस कीपर होना चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए। सिस्टम में बिल्कुल गलत है जुडिशियरी का सिलेक्शन, नीचे कंपटीशन है, ऊपर मैनिपुलेशन है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए, वेदर इट्स कॉलेजियल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम। हमें नया सिस्टम रिफॉर्म देखना होगा ताकि अच्छे लोग जुडिशरी में जाएं, हर जुडिशरी में जाएं। बिल्कुल, मेरा आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई कि यही समय है, सही समय है का जो नारा दिया गया है, तो सही दिशा में सही कदम उठाए जाएं और रिफॉर्म्स की जो जरूरत है वो करने बहुत जरूरी है, ये आप भी कह रहे हैं और देश की मांग भी है। बहरहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पर समय समय पर आवाज उठती रही है, और अब आज एक बार फिर से 600 से ज्यादा वकीलों ने एक पत्र सीजीआई को लिखा है और बड़ी गहरी चिंता जाहिर की है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।